चलो बेटा, अगला टॉपिक हम लोग को क्या डिस्कस करना था? स्टार्टिंग हो गई है ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब आप लोग जरा बताएंगे बेटा। इस डोर को अब लगा लो, ऐसे नहीं, उसको स्टॉपर से लगा लो। हाँ जी भाई, कुछ क्वेश्चन बन पा रहे हैं आप सबसे? डाउट अभी नहीं, डाउट जब पूरा पेपर एक बार देख लोगे तब। नहीं, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। और ये सारा जो क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं बोर्ड पेपर से ही उठाया गया है, या तो जेई का क्वेश्चन है या तो मेंस का क्वेश्चन है। इन तीन जगहों से लिया गया क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं है। क्लियर? आइए जरा बेटा, दो 4 मिनट और रुक जाओ, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। नया टॉपिक हमें क्या स्टार्ट करना था बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ। देखो बच्चा, सभी लोग ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है बेटा क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखो, हम दो रजिस्टर को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं को सीरीज में समझाएंगे, उन्हीं को पैरेलल में समझाएंगे, और फिर आगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है बेटा, वेरी पॉपुलर सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसको कहते हैं? अगर सर्किट में करंट डिवाइड नहीं हो रही है तो इसे हम कहेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या नाम देंगे? मान लिया जाए इस डिवाइस में या इस पर्टिकुलर रजिस्टर में करंट जा रहा है। किस लिए जा रहा है? क्योंकि हमने इसको किसी बैटरी या फिर किसी सेल से कनेक्ट किया हुआ है। तो करंट आई निकला। करंट को जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता कुछ और नहीं है, कंडक्टिंग वायर्स होते हैं। तो अगर एक ही वायर के साथ पूरा कनेक्शन दिख रहा है तो ये क्या हो गया बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज़ अलग होता है, वो है इनके अपने अपने वोल्टेज। क्यों? क्योंकि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो अलग वर्क डन होगा, और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक जाना है तो अलग वर्क डन होगा। इसलिए इसका वोल्टेज हो सकता है अलग हो, V1 हो सकता है, और इसका वोल्टेज V2 हो सकता है, और दोनों वोल्टेज का सम इतना ही होगा जितना बैटरी दे रहा है। तो बेसिकली होगा क्या? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मतलब बेटा जी I इंटू R। मान लो इसमें जो करंट निकल रहा है वो कितना है? I। तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। I को कॉमन लिया जा सकता है, बिकम्स R1 प्लस R2, और ये हो गया V। I को V से डिवाइड कर दो, सो V अपॉन I बिकम्स R1 प्लस R2, और ये बन गया मेरे दोस्त R। क्यों? क्योंकि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट बिकम्स टोटल रेजिस्टेंस। तो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? R1 प्लस R2। ये बेटा जी पहली बात रही, भूलेंगे तो नहीं। सीरीज को ऐसे मत आइडेंटिफाई कर लेना आप लोग कि वो किससे कनेक्टेड हो गया, मतलब उसके पाथ को देखकर आप सीरीज मत समझना। आप सीरीज किससे समझना? करंट के फ्लो से। अगर फ्लो ऑफ करंट क्या है? सेम, तो सीरीज है, अदरवाइज सीरीज नहीं है। अब पैरेलल है नहीं है उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करते हैं। स्टार्ट कर ले बेटा जी। क्या ये तुम्हें सच में समझ में आया है? पक्की बात है। अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ जी भैया। सो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से नया टॉपिक। इसका नाम होगा बेटा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या नाम होगा बच्चा? सेकंड है क्या बेटा जी? पैरेलल। ऑल डन है, शाबाश, थैंक यू भाई। कॉपी चेक करोगे और दे दूं? अच्छा, हाँ, थैंक यू भाई। हाँ, अगला होगा बेटा जी क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या नाम होगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं बेटा जी? एक ऐसे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, फिर से सुन लो, एक ऐसे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जिसमें करंट डिवाइड तो हो, लेकिन जिन रजिस्टर्स के कारण डिवाइड हो रहा है उन्हीं रजिस्टेंस के कारण जाके मिले भी।
नहीं समझे? जिन रेजिस्टेंस के कारण करंट डिवाइड हो रहा है वही रेजिस्टेंस उनको जाकर अटैच करें, तो इसको क्या कहते हैं? पैरेलल। और ऐसे कंडीशन में बेटा क्या होता है? वोल्टेज सेम हो जाता है। कैसे? आओ जरा देखते हैं। अगर इस पे हम लोग चर्चा करें तो हमने दो रजिस्टर लिए, सपोज एक R1 और दूसरा क्या है बच्चा पार्टी? R2। अब जरा आप खुद सोच के बताइए, ये सीरीज में बोलोगे या पैरेलल में बोलोगे या डिफरेंट? यहां पर हमने करंट लिया सपोज I करंट आया, तो कुछ करंट R1 में जाएगा और कुछ करंट R2 में। सपोज I1 इधर गया और I2 इधर। आप समझिए कि इन रजिस्टर्स ने करंट को डिवाइड कर लिया, लेकिन बच्चे इन्हीं रजिस्टर्स ने तो करंट को फिर कंबाइन भी कराना आगे जाने के लिए, तो बाहर निकलेगा भी I ही। तो जो रेजिस्टेंस करंट को डिवाइड करेगा वही रेजिस्टेंस करंट को कंबाइन भी करना चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या समझेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट देने के लिए आप जिस डिवाइस का यूज करते हो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? आप क्या नाम देते हो बच्चे? बैटरी या फिर सेल ना। अब इसमें क्या होता है, बिकॉज एक पॉइंट सपोज मैंने यहां चुना A, दूसरा पॉइंट मैंने यहां चुन लिया B, तो मुझे करंट को A से B तक भेजना है, तो चाहे जिस रास्ते से जाऊंगा वर्क उतना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डिपेंड करता है बच्चे पॉइंट पर। किस पर डिपेंड करता है? पॉइंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन इन बोथ द केसेस आर सेम, सो पोटेंशियल विल बी सेम। जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका, वही वोल्टेज इसका। तो अब आइए जरा देखें डिवाइड कौन हो रहा है? करंट कितना हुआ? I1 प्लस I2। और हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। अब इस बात को यहां समझो, ये बन गया सर V अपॉन R, टोटल R। ये बन जाएगा V अपॉन R1, फिर हो जाएगा V अपॉन R2, और ये आ जाएगा बेटा V से V काट दो, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस। आई डोंट थिंक इसमें आप सबको ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हो, नहीं होनी चाहिए ना। तो ये दो बातें हो गई। फिर तीसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं बेटा जी शॉर्ट सर्किटिंग। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट का तीसरा कॉम्बिनेशन शॉर्ट सर्किट। फिर जो बात बोल रहा हूं बहुत ध्यान समझ लेना, शॉर्ट सर्किट। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, आओ जरा देखते हैं बेटा जी। सपोज भाई मेरे पास कुछ रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3। इस बात को बहुत ध्यान सुनना, R1, R2 और R3। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या होता है? सपोज बच्चा पार्टी मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब इनको जोड़ दिया सिंपल कंडक्टिंग वायर से। वायर का रेजिस्टेंस क्या माना जाता है माय डियर? 0। वायर का रेजिस्टेंस क्या माना जाता है? तो अब आप बताओ, करंट उस रास्ते से जाना पसंद करेगा जिसमें रेजिस्टेंस है, या उस रास्ते से जाना पसंद करेगा जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि आसान रास्ते से जाया जाए। तो हर एक जब इंसान चाहता है हर रास्ते जाए, तो करंट भी ऐसे ही जाना चाहेगा। तो करंट यहाँ से चला, यहाँ चला, अब आगे नहीं जाएगा करंट। करंट किधर चला जाएगा बेटे? इधर से होता हुआ ऐसे। तो ये जो रेजिस्टेंस R2 है ये हो गया बेकार। क्या हो गया बेटा? बेकार। तो R इक्विवेलेंट कितना आया मेरे दोस्त इस कंडीशन में? सर अब आएगा R1 प्लस R3। कितना आएगा फिर से बोलो? R1 प्लस R3। R2 उड़ गया सर, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, बेकार हो गया सर, खराब हो गया। मतलब इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहा थ्रू आउट। तुम्हें अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम अगले क्वेश्चन फिर आंसर कर सकते हो। मैंने अब की बार बेटा सपोज 4 रजिस्टर्स ले लिए हमने, देखते हैं इस बार आप लोग क्या आंसर दोगे। सपोज मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया इस तरीके से, सभी के रेजिस्टेंस बेटे R, R, R और R हैं। अब R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा आपके लिए? R आएगा। क्यों सर? क्योंकि सर ये इस रास्ते से जाएगा तो ये छूटेगा, इस रास्ते जाएगा ये छूटेगा, इस रास्ते जाएगा ये छूटेगा, सब छूटे, आंसर आया सर R। इसे शॉर्ट सर्किट का लॉजिक कहते हैं बच्चा जी, भूलेंगे तो नहीं ना बच्चा।
इस क्वेश्चन को थोड़ा और सुंदर रूप देते हैं। आइए जरा बात को समझते हैं। मान लिया जाए सर हमारे पास 3 ही रेजिस्टर्स हैं, नाम दे दिया गया R1, R2 और R3। इनको फिर हमने कनेक्ट कर दिया बेटे कुछ इस तरीके से। अब बेटा जी क्या आंसर आएगा, और जरा इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझने की जरूरत है। सर एक काम करते हैं, क्या ये जो पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B, क्या ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट में जब रेजिस्टेंस नहीं होता तो पोटेंशियल कहाँ गिरे? पोटेंशियल गिराने का, पोटेंशियल लूज करने का काम किसका है? रेजिस्टर का। तो A से B तक का पोटेंशियल क्या रहा? सेम। और जब पोटेंशियल सेम होता है बच्चे उसको आप सेम पॉइंट मान लो, तो A, B सारे पॉइंट क्या हो गए? सेम। सिमिलरली ये जो C पॉइंट है और D पॉइंट है, क्या ये भी सेम है सर? क्या? हाँ सर, ये भी सेम पॉइंट जैसा ही बिहेव करेंगे। तो C, D। अब सर कनेक्शन का खेल शुरू करते हैं। क्या होगा कनेक्शन में मेरे भाई? यहां A से किसका कनेक्शन दिख रहा है? C से। तो A को जोड़ो सर जी C से, जोड़ लिया गया सर। फिर देखो C किससे जुड़ रहा है? B से। तो C को यहां से उठाओ, B को यहां से आपस में जोड़ दो बेटा, जोड़ दिया सर। फिर बेटा B किससे जुड़ रहा है? B को यहां से उठाओ, D को यहां से उठाओ, फिर जोड़ दो सर। नीचे से भी जोड़ सकते थे और ऊपर से भी जोड़ सकते थे सर। अब आप बताओ ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है? ये पैरेलल नजर आ रहा है। क्यों सर, कैसे आपको पैरेलल नजर आया? मेरे दोस्त यहां से करंट I आया तो इसमें गया I1, बोलो यार। फिर इसमें कुछ करंट आएगा, यहां से कितना निकलेगा? फिर यहां पर आ जाएगा कितना? I3। ये सब कंबाइन होकर फिर साथ में मिलेंगे और ये फिर से कंबाइन होकर यहां निकलेगा। तो ये दोनों पैरेलल और इन दोनों के साथ ये भी पैरेलल, मतलब सारे ही पैरेलल हैं। बोले यार पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने जाओगे सर तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/R1 प्लस गुड 1/। अब बताओ तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हुआ या नहीं स्टार्ट हुआ? सर ऐसा क्वेश्चन कैसे किया जाता है? आ गया बच्चा? तो ये शॉर्ट सर्किटिंग का खेल खेलना तुमको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटे कैपेसिटर विथ रेजिस्टर इन डीसी। कॉम्बिनेशन नंबर कितने हमने सिखा दिया आपको? 3। अब कॉम्बिनेशन सिखाने जा रहा हूं 4th। देख बेटे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को बढ़ाए जाएंगे। आइए जरा बढ़ाते हैं। 4th पॉइंट पर हम आ रहे हैं बेटा जी। 4th कॉम्बिनेशन क्या है? 4th कॉम्बिनेशन क्या है बेटा जी? रेजिस्टर विथ बोले यार खुल के, विथ कैपेसिटर। याद रख लेना भैया, रेजिस्टर विथ कैपेसिटर। ठीक है बेटा। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, डीसी में कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट। गुड़िया मैंने तुझे डीसी वो पढ़ा रखा है ना, एसी? एसी तुमने नहीं पढ़ा है, बाकी सबने एसी लगभग पढ़ रखा है। एसी का रेजिस्टेंस याद करो, एक्सी लिखा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 1/ω/c, यानी 1/2 पाई एफ इंटू ये हुआ एक्सी। तो यार डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हम यूज करते हैं, हो सकता है अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज यूज करते हैं, बट 50 और 60 हर्ट्ज तो एसी की बात है। डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरे लाल? 0। इसका मतलब डीसी में जो एक्सी होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर मैं आपको दे दूं तो करंट कुछ, देखो वोल्टेज कितना भी दे दूं तो V अपॉन इनफाइनाइट विल बी व्हाट? 0। यानी आप याद रख लीजिए, कभी भी कुछ भी हो जाए, कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता। किस में? डीसी में। एसी में तो बढ़िया फ्लो करेगा यार, एसी में कोई तकलीफ नहीं मेरे दोस्त। तकलीफ कहां है? डीसी में तकलीफ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर मेरे पास एक रेजिस्टर यहां है,
एक रजिस्टर यहाँ है लेकिन ये कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है भैया, और एक बैटरी मैंने इधर लगा दी। ये सर 10 ओम का ले लिया, ये सर 10 ओम का ले लिया, ठीक है बच्चा। इसकी मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं, सपोज आपको मैं दे दिया 20 पिको फैरेड, क्या दे दिया बेटा? अच्छा, ये मैं कुछ भी वैल्यू दूं, कुछ फर्क तुम्हें पड़ रहा है क्या बाय द वे? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए। और यहां पर मैंने आपको दे दिया सपोज 10 वोल्ट, कितना वोल्ट दे दिया? 10 वोल्ट दे दिया। आया नहीं आया? अब मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? तो यार एक बात बताओ, इसमें तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये तो हो गया बेकार। सारा करंट किस में जाएगा फिर? ऊपर वाले में जाएगा। ये बेकार हुआ कि नहीं हुआ यार? खुल के बोलो, क्यों बेकार हुआ ये? क्यों बेकार? हाँ, जो कौन सी डेंसिटी? न्यूक्लियर डेंसिटी ना बेटा जी। न्यूक्लियर डेंसिटी मास पर डिपेंड कभी नहीं करती, वो तो कांस्टेंट है बच्चा। डेंसिटी का फॉर्मूला, न्यूक्लियर डेंसिटी आप पूछ रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट बच्चा पार्टी आप रुक जाओ। हाँ बच्चे, बस इधर सुन, इधर नहीं दिया होगा, इधर देख। डेंसिटी होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम होता है। मास क्या होगा बेटा न्यूक्लियस का? मास ऑफ न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। डन। वॉल्यूम कितना होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू याद करो, आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो बेटा जी ए आएगा, ए से ए फाइनली कट जाएगा। अब इनमें से कोई भी एक ऐसा टर्म बताओ बेटा जो क्या हो, जो क्या हो? वेरिएबल हो। सभी कांस्टेंट। क्या आप मास ऑफ प्रोटॉन बदल दोगे? क्या आप 4/3 बदल पाओगे, पाई बदल पाओगे, कि आर नॉट बदल पाओगे? सर जब हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स। ओके, ठीक है, ये आपका डाउट हो गया। चलो हम आगे बढ़ते बेटा जी। तुम्हारे लिए बड़ी शानदार क्वेश्चन चल रहा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। मैंने आपसे बता दिया है कि एक्सी का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट। किस केस में? डीसी में ना। तो अब बेटा जी करंट कितना होगा जरा देख बेटा जी, यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो V इज इक्वल टू आई आर। वी कितना सर जी? 10 वोल्ट। आई निकालना है, आर कौन सा लोगे फिर? केवल ये वाला, ये तो बेकार हो गया ना। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे लाल 10/10। कितना आया दोस्तों? 1 एम्पियर। लेकिन एक बात और सुन लो, कभी कभी पूछा जाता है चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा। क्या पूछा जाता है? चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कैसे निकाला जाए? भाई जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज तो इसका भी होगा, लेकिन इसमें करंट नहीं है। तो Q इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था बेटा जी, क्या? CV। Q इज इक्वल टू CV। तो मेरे भैया C पता है, V पता है। C कितना है मेरे लाल? 20 पिको। पिको स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -12। V का मतलब मेरे लाल, तो ये बन जाएगा मेरे भैया 2 × 10 की पावर -10 कूलम। क्या ये चार्ज नहीं निकाल पाएंगे? इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? बोले यार क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई करंट जा नहीं रहती, इसका तो पोटेंशियल कुछ होगा नहीं। पोटेंशियल सारा किसका होगा? इसका। छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन ना। तो ये रजिस्टर विथ कैपेसिटर मैंने आपको बता दिया, प्रॉब्ली आपको बात समझ में आ गई होगी ना बच्चा? आया था कि नहीं आया भाई? प्रखर आ गया। तो कितने कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया आपको अभी तक? कॉम्बिनेशन के 4 कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको 5वां कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेरे लाल व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या नाम है? 5th व्हीट स्टोन ब्रिज। पूरा लिखेंगे आप, शॉर्ट फॉर्म मत अप्लाई करिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? बेसिकली इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स। हाउ मेनी? 4 resistors. Again I am repeating, it is arrangement of 4 resistors. Considering कि every resistor यानी 1 resistor will connected in the form of the sides of quadrilateral. किस फॉर्म में कनेक्टेड हो बेटा? साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जरा एक बार समझ बेटा बात को ध्यान से। व्हीट स्टोन ब्रिज को बहुत सिंसियरिटी से समझने की जरूरत है,
ठीक है गुड़िया, ये आपके पास एग्जाम में आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान ले बच्चे, पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस, तीसरे का रेजिस्टेंस, चौथे का रेजिस्टेंस R4। अब बेटा जी सुन, 4 रेजिस्टर्स हो गए, चारों किस फॉर्म में अरेंज किया आपने? साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के रूप में। अब क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? 2। मान लीजिए सर पहला डायगोनल कनेक्ट हुआ एक बैटरी से, तो इसका नाम देंगे बैटरी आर्म। क्या नाम देंगे? बैटरी आर्म। फिर से बोलो, क्या नाम देंगे? और जो दूसरा डायगोनल बचता है बेटा, उसको कनेक्ट कर देते हैं एक डिवाइस से, नाम होता है गैल्वेनोमीटर। तो नाम पड़ जाता है गैल्वेनोमीटर आर्म। क्या नाम पड़ता है? गैल्वेनोमीटर आर्म। अब भैया सुन ध्यान से, करंट इधर से चलेगा मेरे लाल, ध्यान सुनना बेटा, और करंट यहां पर हुआ डिवाइड। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, करंट डिवाइड हो रहा है तो क्या ये पैरेलल है क्या? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, और आपके पास एक्चुअल आंसर होना चाहिए। यहां हुआ I1, यहां हुआ I2। अब सुनो बेटा जी, क्या तुमको ये पैरेलल नजर आ रहा है क्या? पैरेलल नजर आ रहा है क्या? R1 और R2 क्या पैरेलल में हैं? तो एक ये R3 है बाय द वे, वो गड़बड़ हो गया होगा। हाँ बताओ भैया, और अगर नहीं है तो क्या इसका रीजन तुम्हें समझ में आ रहा है? ये बता दो। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? बोलो मेरे लाल, क्या R1 R2 पैरेलल में हैं? पैरेलल नहीं है। देखो अब फंस गए ना, अभी अभी 2 मिनट पहले बता के उठा हूं। पैरेलल में होने की एक छोटी सी कंडीशन है, और वही कंडीशन उसे पैरेलल में ले जाती है। क्या कंडीशन है? कि जो रजिस्टर करंट को डिवाइड करें वही रजिस्टर करंट को कंबाइन करने चाहिए। क्या करंट को डिवाइड किसने किया? क्या R1 R2 ने कंबाइन किया? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पैरेलल नहीं है ना, ये पैरेलल है ना ये सीरीज है, ये कुछ और कॉम्बिनेशन है। इन्हीं कॉम्बिनेशन का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे आया नहीं आया? ये स्टोरी याद रखना, नहीं फंस जाना होगा कि आप पैरेलल में कनेक्ट कर लो इनको। ओके, मान लिया जाए इधर से कुछ करंट आया, और करंट कितना गया इसके अंदर? IG। बचा हुआ करंट इधर चला जाएगा I1 माइनस IG, और इधर से कितना करंट जाएगा आगे? I2 प्लस IG। अब आप खुद बोलो, यहां कितना करंट बाहर निकलेगा? I निकलेगा। इवन I1 प्लस I2 निकलेगा, जिसकी वैल्यू क्या है? I। तो इनमें से कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है जो पैरेलल में हो। कोई रेजिस्टर ऐसा नहीं है जो पैरेलल में हो, ना सीरीज में है। ठीक है, बहुत ही शानदार बात रही। अब यहां पर जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, इसको 2 कंडीशन में पढ़ा जाता है। पहली कंडीशन होती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम होता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या कंडीशन है? ये कहता है सर, अगर करंट IG 0 हो जाए तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैलेंस। अगर ये दूसरी बात कहता है कि अगर वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए, तो भी ये क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तीसरी बात कहता है सर कि R1 और R2 का रेशियो अगर R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाए, तो भी ये क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। और ये चौथी बात फिर कहेगा आपसे कि अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो जो भी करंट बेटा जी R1 में जाएगा, वही करंट किस में जाएगा? R3। अब सेम करंट का जाना मतलब कैसा कॉम्बिनेशन बनना? सेम करंट का जाना मतलब सीरीज का बनना, यानी R1 R3 बन गए सीरीज। अब जो I2 R2 में जाएगा वही I2, यानी ये दोनों भी किस में बन गए? सीरीज। यानी R1 एंड R3 किस में हुए? सीरीज में हुए मेरे भाई। और R2 एंड R4 भी किस में हुए? सीरीज में हुए। याद रख लोगे मेरे भाई। और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे? अब
पैरेलल। क्यों? क्योंकि सर अब I1 को बिगाड़ने वाला कौन था? I1 को या I को तोड़ने वाला कौन था? R1 और, तो ये R1 और R2 वाले ही करंट जाके कंबाइन होंगे, इसलिए अब ये बनेंगे पैरेलल। आई बात समझ में? तो चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना है, नेट रिजल्ट विल बी इन पैरेलल। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि सर अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर है तो भाई सुन, मैं बैटरी को गैल्वेनोमीटर से एक्सचेंज कर सकता हूं। गैल्वेनोमीटर यहां चिपका सकता हूं और बैटरी को यहां लगा सकता हूं, इससे बैलेंसिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रीजन है? रीजन ये है सर कि R3 को इधर बुला लो, R2 को उधर फेंक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर या बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर कैन बी इंटरचेंज। बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर कैन बी इंटरचेंज, सो बैलेंसिंग विल नॉट बी डिस्टर्ब। लेकिन केवल बैलेंसिंग चेंज नहीं होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बेटा जी ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, R1 और R2। और कौन सीरीज में हो जाएंगे? ये सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज का कॉन्सेप्ट, पैरेलल का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। सॉरी, यहां तक बात समझ में आ गया बच्चा? अदरवाइज सब कुछ क्या रहेगा? सेम। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है तुम्हें बैलेंस्ड की पूरी स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। कर पाओगे कि बैलेंस्ड है या नहीं? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं इसी टाइम पर, हो सकता है तुम लोग अप्लाई कर लो। हटाऊं बेटा इसको? ठीक है, आपको मैं दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, और मैं पूरे क्लास में ये बात चैलेंज करता हूं कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो मतलब तुमको समझ में आ गया। जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं सभी के लिए बेटा जी, आप सबके लिए भी, चारों। यहां पर मैंने क्या किया बेटा, एक रजिस्टर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर भी बाय द वे एक रजिस्टर ही है। यहां पर मैंने लिख दिया बेटा 6 ओम, यहां लिख दिया मैंने 4 ओम, यहां लिख दिया गया 10 ओम, और यहां लिख दिया गया X। क्या लिख दिया गया? X। इसको जोड़ दिया गया बेटा एक बैटरी के साथ, और अंदर का रेजिस्टेंस रख दिया मैंने 1 ओम। कितना रख दिया? अगर मुझे इसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, या मैं कहूं ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो X की क्या वैल्यू होनी चाहिए? ऑब्वियसली 6/4 शुड बी इक्वल टू 10/x। ऐसा होना चाहिए, होना ही चाहिए। पक्की बात रहेगी? ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमसे और पूछ लेता हूं। पूछ लूं बेटा जी? ये तुम बड़े आसानी से बता दिए। अगर मान लिया जाए, सुन मेरे लाल एक बार ध्यान से, अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लिया जाए ये 10 है और ये कितना है? 2 ओम है। कितना है? ये 10 है और ये कितना है? 2। ठीक है ना? अब यहां पर एक छोटा सा काम और कर देते हैं, और ये यहां पर इस वैल्यू को भी मैं चेंज कर दे रहा हूं। ये 10 भी यहां से हटाओ। ये सपोज दिया गया है 3 + x। कितना दिया गया है? 3 + x। अब आपको बताना है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 0। चलो मेरे भाई, यहां तक यानी तुम लोग धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो। और सुन भाई, एक और लास्ट, यहां पर अगर मैं बना दूं बेटा जी इसको 6 ओम। कितना बना दूं? 6 ओम। तो मैं पैरेलल में, किस में बेटा जी? पैरेलल में कितना रजिस्टर कनेक्ट कर दूं कि ये फिर से बैलेंस हो जाए? क्या तुम समझ पा रहे हो हम तरीके के क्वेश्चंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, या एक एग्जामिनेशन सेल वाले कैसे क्वेश्चन क्रिएट करा सकते हैं? ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन, ये कर दूं तो क्या हो जाए, वो कर दूं तो क्या हो जाए, यही तो कहानी है मेरे भाई सारी, है कि नहीं? बताइए। 6। वेरी गुड। कितना आंसर आएगा? 6। क्योंकि एंड रिजल्ट मुझे क्या चाहिए सर? 3। क्या चाहिए? तो R इक्विवेलेंट हुई 3, हमारे पास 6 है, X चाहिए, पैरेलल में लगा लो, आंसर ले लो सर। 2 मिनट की बात है। ऑब्वियसली, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बच्चे। आंसर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा? बहुत ही बढ़िया। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टोरी। ये तो पहला क्वेश्चन इस पर था। ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करता हूं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग कनेक्ट कर पाओगे। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन, कई बार आया हुआ।
देख भाई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सभी लोग देखो रटे होंगे, पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, एक बार और नहीं, नहीं ये शॉर्ट सर्किट नहीं है माय डियर, लेकिन प्लानिंग वैसी करनी है। जरा देखा जाए, ये पॉइंट का नाम बताओ, इस पॉइंट का नाम जल्दी बोलो, ए, इस पॉइंट का नाम बोलो बी, इस पॉइंट का नाम, और इस पॉइंट का नाम डी। इधर देख भैया, ए का कनेक्शन किसके साथ है, बस ये बताओ। ए का कनेक्शन है बी के साथ, यहां बी बनाओ, और ए का कनेक्शन है सी के साथ, ऐसा बना दो। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा मैं क्या कर रहा हूं? हाँ हाँ। अब बी का कनेक्शन है किसके साथ, तो ये नीचे ऐसे चिपका दो भैया। फिर बी का कनेक्शन किसके साथ, डी के साथ, यहां डी बना दो। फिर बेटा डी का कनेक्शन किसके साथ, फिर बना दो। क्या ये ऐसा नहीं बन रहा है जो अभी अभी बनवाए हो आप? और बिकॉज ये सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? ये तो बेकार हो गया, ये तो बेकार हुआ। ये दोनों किस में हुए, ये सीरीज 2R, ये दोनों 2R, 2R और 2R, तो R आ गया आंसर। कितना आया फिर भाई? R। तो आप सब ये बताइए, व्हीट स्टोन ब्रिज तक की लॉजिक आपको समझ में आ गई। लास्ट कॉन्सेप्ट पर अब हम लोग चलते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन का, जिसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। क्या नाम देते हैं? अब मैं 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगा क्योंकि किरचॉफ्स लॉ थोड़ा सा बड़ा लॉ है, बट आप सब तो साथ बैठे ही हो, तो 2 मिनट बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ यहीं पर।